हेलो नमस्कार साथियों। स्टडी विद पिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 है उसका महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जो रॉयल के जो नोट्स हैं उन नोट्सों का हम विश्लेषण करने वाले हैं और आप सभी को रॉयल के जो इंस्टीट्यूट उदयपुर है उसके जो नोट्स हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए पशुपालन सब्जेक्ट के, वो मैं आपको विश्लेषण करके बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और समझ में आए तो आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और आप अपने सभी साथियों के साथ इस यूट्यूब चैनल को शेयर भी करिएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा समझाए गए पीडीएफ के अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारा जो एग्रो विजार्ड के नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सामान्य शब्दावली पशुपालन की, और पशुपालन का जो शब्दावली है उसके बारे में। ठीक है, पशुपालन। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके डिपार्टमेंट्स को लेकर के। जो पशुपालन है उसका जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं वो कौन है वर्तमान में, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो नोट्स हैं ये 2024 का संस्करण का है। तो यहाँ पर अभी जो वर्तमान में 2026 फरवरी को आज हम देख रहे हैं, तो 2026 फरवरी के अंदर जो भारत के जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। कौन है साहब? शिवराज सिंह चौहान जो है वो इसके जो केंद्रीय किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री। अगर इनकी भी अगर अपन बात करें तो फरवरी 2026 में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन जो मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर श्री राजीव रंजन सिंह। इनका दूसरा नाम लल्लन सिंह के नाम से भी इनको जाना जाता है, लल्लन सिंह। ऑप्शन में लल्लन सिंह भी अगर लिखा जाए तो भी वही होगा, और राजीव रंजन सिंह आए तो भी वही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री। राजस्थान कृषि मंत्री पूछे तो भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, और राजस्थान उद्यानिकी मंत्री पूछे तो भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। या यूँ भी पूछ सकते हैं राजस्थान कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री कौन है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पशुपालन, राजस्थान पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन मंत्री। अगर इनकी अपन बात करें तो ये है अपने जोराराम कुमावत। ठीक है, नेक्स्ट है पशुपालन। जो सबसे पहले जब मनुष्य द्वारा प्रथम पशु पाला गया था, प्रथम पालतू पशु है अपना कुत्ता, और पहली बार पशु मनुष्य के द्वारा पशु पालने का जो उद्देश्य था वो था केवल और केवल भोजन प्राप्ति करना। ठीक है, जिसके साक्ष्य हम उनको क्या मिलते हैं, पशुपालन की उत्पत्ति के जो 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य अपन को प्राप्त होते हैं। साक्ष्यों की अगर अपन बात करें तो पशुपालन का जो विस्तृत वर्णन है वो वेदों में 5000 से लेकर के 3000 ईसा पूर्व, और पुराणों में 2000 से 1000 वर्ष ईसा पूर्व। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में 6000 से 3000 ईसा पूर्व के साक्ष्य अपन को मिलते हैं। पशुपालन व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य, पशुपालन व्यवसाय जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पशुपालन व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है कम से कम लागत में अधिकतम उत्पादन या लाभ प्राप्त करना, यानी कि कम लागत में अधिक उत्पादन व लाभ प्राप्त करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा है पशुओं के प्रबंधन की एक ऐसी कला जिसमें पशुओं के आवास, आहार, प्रजनन एवं स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है, हम इसको पशुपालन अपन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आज का टॉपिक जो है उसका शुरुआत हम करते हैं पशुपालन की शब्दावली। पशुपालन की शब्दावली की अगर अपन बात करें तो पशुपालन की शब्दावली में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे चयन, यानी कि सिलेक्शन शब्दावली वो किसके लिए यूज होती है। देखिएगा जो सिलेक्शन है ये यानी कि किसी झुंड में से अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्तम व इच्छित
गुणों वाले पशु को चुनकर अलग करना क्या कहलाता है? चयन कहलाता है। यानी कि जैसे मुझे ज़्यादा दूध उत्पादन वाला पशु चाहिए, लेकिन आपको ज़्यादा बच्चे देने वाला पशु चाहिए, तो अपने अपने हिसाब से, पशुपालक के हिसाब से, अपने हिसाब से जो उसके इच्छित गुण हैं पशु के, उनको देख कर के, उनको चुन करके पशुओं के झुंड में से अलग कर लेते हैं, उसको अपन चयन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कलिंग। कलिंग, निष्कर्षण या छटनी। छटनी ये इसके अंदर यानी कि जो स्वस्थ पशु होते हैं, उत्पादक पशु जो होते हैं, उनमें से बीमार या अनुत्पादक या अवांछित जो पशु होता है उसको छांट करके स्वस्थ पशुओं से अलग कर लेते हैं, उसे अपन कलिंग कहते हैं। यानी कि जो पशु बीमार हो गया है उस बीमार पशु को स्वस्थ पशु में से छांट करके अलग करना कलिंग कहलाता है। या फिर जो उत्पादक पशु है उनमें से अनुत्पादक, जो केवल दूध नहीं दे रहा, केवल चारा खा रहा है, ऐसा पशु भी अपने लिए किसी काम का नहीं है, तो उसको भी छांट करके अपन अलग कर सकते हैं, उसको फिर अलग प्रकार से राशन दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डॉकिंग। डॉकिंग यानी कि 1 से 2 सप्ताह की उम्र की जो भेड़ होती है उनमें पूंछ काटने की जो क्रिया होती है उसको अपन डॉकिंग कहते हैं। और अन्य पशुओं में अगर अपन पूंछ को हटाते हैं तो उसको डिटेलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है पसलिंग। फलसिंग। फलसिंग की अगर अपन बात करें तो भेड़ प्रजनन में मौसम शुरू होने के, यानी कि भेड़ प्रजनन करने वाली है, यानी कि लगभग 2 से 3 सप्ताह बाद अपना जो भेड़ पशु है वो ब्याह जाएगा, यानी कि बच्चा दे देगा। तो उससे पहले यानी कि 2 से ब्याने से 2 से 3 सप्ताह पूर्व जो भी उसको आहार अपन देते हैं, अतिरिक्त एक्स्ट्रा आहार देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? फसलिंग कहते हैं। और एक्स्ट्रा आहार कितना देते हैं? एक्स्ट्रा आहार 250 ग्राम दाना प्रतिदिन है वो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाता है। इसका उद्देश्य होता है प्रजनन दर को बढ़ाने हेतु यानी कि जो लैम्ब क्रॉप है उसको, लैम्ब क्रॉप को 10 से 20% तक बढ़ाया जा सकता है एक्स्ट्रा आहार दे करके। ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल वोवुलेशन के लिए अपन करते हैं, यानी कि जैसे अगर एक ही बच्चा है तो 2 बच्चे दें, इस तरीके से। ठीक है। डिबेकिंग। डिबेकिंग यानी कि मुर्गियों में 1 माह की आयु में चोंच काटने की जो क्रिया होती है, यानी कि 1 माह की उम्र की जो मुर्गियां होती है उनमें उनकी चोंच का कुछ ऊपरी और निचला भाग काट दिया जाता है, उसको अपन डिबेकिंग कहते हैं। ऊपरी भाग की अगर अपन बात करें तो ऊपरी चोंच को 1/4 भाग काटते हैं और निचली चोंच को 1/8 भाग काटते हैं। और चोंच काटने का जो यंत्र होता है वो होता है डिबिकर। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डीवर्मिंग। डीवर्मिंग यानी कि मुर्गियों को उनके पेट व आंतों में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त करना डीवर्मिंग कहलाता है। पहली डीवर्मिंग है वो 5.5 माह की उम्र पर करते हैं और दूसरी डीवर्मिंग है वो 6 माह की उम्र पर करते हैं। कैनाबोलिज्म क्या होता है कि जब मुर्गियां जो होती है, मुर्गियों में अगर सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है तो सोडियम क्लोराइड की कमी होने के कारण, उनके शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी होने के कारण क्या करती है, मुर्गियां एक दूसरे को चोंच मार करके घायल करना शुरू कर देती है, जिससे पशु है वो घायल होकर के मर जाते हैं। ठीक है। तो उससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, उसकी जो मुर्गियां हैं एक दूसरे को मार मार करके घायल करती, उसको अपन कैनाबोलिज्म कहते हैं। ठीक है। यानी कि मुर्गियों का एक दूसरे पक्षी को चोंच मार करके घायल करना कैनाबोलिज्म कहलाता है। और ये कैनाबोलिज्म किसकी वजह से होता है? ये होता है सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण। कैपोनाइजेशन का मतलब है जो मुर्गा है, नर मुर्गा है, उसका आवर्षण है उनको अपन समाप्त कर देते हैं, उसकी जो प्रजनन क्षमता है उसको अपन समाप्त कर देते हैं या उसको बधियाकृत कर देते हैं। और जो बधियाकृत नर मुर्गा होता है उसको कैपन कहते हैं और इसी के नाम पर इस प्रक्रिया का टर्मिनोलॉजी पड़ा है कैपोनाइजेशन। ठीक है। कैपोनाइजेशन का जो उद्देश्य होता है अधिक मांस प्राप्त करना। अगर आप मुर्गों का कैपोनाइजेशन कर देते हैं तो उसका मांस है वो तेज़ी से ग्रो होता है, इस वजह से अपन कैपोनाइजेशन करते हैं। यह क्रिया 10 माह के मुर्गे में करते हैं। जब मुर्गा है 10 महीने का हो जाता है तो अपन कैपोनाइजेशन की क्रिया करते हैं और इस क्रिया को करने के लिए एक हार्मोन का उपयोग करते हैं। उस हार्मोन का उपयोग है डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रोल हार्मोन। कौन सा? मुर्गों को बधियाकृत करने में कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रोल हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट है डिसबडिंग या डीहॉर्निंग। डिसबडिंग या डीहॉर्निंग, पशुओं के सींगों को हटाना। पशुओं के सींगों को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं,
कई बार डी हॉर्नर लाइट के जो विद्युत डी हॉर्नर वगैरह है या आरी है उनका अपन उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, पशुओं में से पशुओं के सींगों को हटा देते हैं, उसको ही अपन डिसबडिंग या डीहॉर्निंग कहते हैं। और डिसबडिंग या डीहॉर्निंग की जो क्रिया होती है वो 7 से 15 दिन की आयु में की जाती है, यानी कि पशु जब 7 से 15 दिन का होता है तभी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डाउन कवर। डाउन कवर किसे कहते हैं, गर्भावस्था में जब गर्भावस्था में बछड़ा देने की जो 15 दिन की जो अनुमानित अवधि होती है, अनुमानित समय जो होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डाउन कवर बोलते हैं। यानी कि लगभग 15 दिन बाद में है वो पशु है बछड़ा अपन को दे देगा, तो उस जो शेष समय बच रहा है 15 दिन का, उसको अपन क्या बोलते हैं, डाउन कवर बोलते हैं। स्टमिंग अप, स्टमिंग अप यानी कि पशु के ब्याने की जो अनुमानित तिथि है उससे 6 सप्ताह पूर्व जो भी पशु को खिलाया पिलाया जाता है, अच्छी जो उसकी खिलाई पिलाई करते हैं, उसको स्टमिंग अप कहते हैं। यानी कि 6 महीना पहले से जो अच्छा आहार देते हैं, या 6 सप्ताह पूर्व जो भी पशु की अच्छी खिलाई पिलाई की जाती है, उसको स्टमिंग अप कहते हैं। कास्टिंग, कास्टिंग किसे कहते हैं, कास्टिंग का मतलब है पशु को ज़मीन पर गिराना। ठीक है, यानी कि विभिन्न क्रियाएं, जैसे कि दवाई देने के लिए या इंजेक्शन लगाने के लिए, खुर काटने के लिए, सींग काटने के लिए, जब अपन पशु को ज़मीन पर दाईं तरफ गिराते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन कास्टिंग बोलते हैं। याद रखना, यहाँ पर पशु को कास्टिंग कहलाता है। पशु को ज़मीन पर गिराना, पशु को ज़मीन पर बाईं तरफ गिराना, है ना, इस तरीके से ऑप्शन में आएंगे। लेकिन अपन को क्या करना है, पशु को दाईं तरफ ज़मीन पर गिराना कास्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट विधि है, कास्टिंग की 2 विधियां हैं। एक तो रिफ्यूज विधि है जो कि सर्वश्रेष्ठ विधि है, और दूसरी होती है वो होती है ब्रुलेज विधि है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रॉयलर। ब्रॉयलर यानी कि मांस उत्पादन हेतु पाले जाने वाली मुर्गियां हैं, उनको ब्रॉयलर अपन कहते हैं। यानी कि मांस के लिए जो मुर्गियां पाली जाती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको ब्रॉयलर कहते हैं। और ब्रॉयलर जो मुर्गी है उसकी जो उम्र होती है वो कब कितनी होती है, 2 माह या 6 से 8 सप्ताह की जो मुर्गी है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रॉयलर मुर्गी बोलते हैं। और 6 सप्ताह के चूजे का जो वजन होता है वो 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, रोस्टर, रोस्टर किसे कहते हैं, 9 से 12 सप्ताह के जो चूजे होते हैं उनको रोस्टर कहते हैं। लेयर्स, लेयर्स किसे कहते हैं, अंडा हेतु पाली जाने वाली जो मुर्गियां हैं, अंडा उत्पादन के लिए जो मुर्गियां पाली जाती है उनको अपन लेयर्स बोलते हैं। और जो मुर्गियों के अंदर जो अंडा उत्पादन है वो 20 से 22 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाता है। यानी कि 5 से 6 माह की जब मुर्गियां होती है तब उनका अंडा उत्पादन है वो शुरू हो जाता है। और 72वें सप्ताह होते होते मुर्गियां अंडा देना बंद कर देती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे अपन ब्रूडी हैन कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रोवर मैनेजमेंट। ग्रोवर मैनेजमेंट का मतलब है जब चूजा है वो 8 सप्ताह का होता है तब से लेकर के उसके उत्पादन तक, यानी कि जब चूजा छोटा होता है 8 सप्ताह का होता है, 8 सप्ताह के चूजे से लेकर के जब उसका उत्पादन वो शुरू कर देगा, वहाँ तक जो भी उसका पालन पोषण किया जाता है उसको ग्रोवर मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है टीजर बुल। टीजर बुल का मतलब है नसबंदीकृत जो नर सांड होता है उसको टीजर बुल कहते हैं। और टीजर बुल का जो उपयोग है वो मादा पशु में मधगाल का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है डम्ड पेल। डम्ड पेल क्या होता है कि जो दूध निकालने हेतु छोटे मुंह की जो बाल्टियां अपन काम में लेते हैं उसको डम्ड पेल कहते हैं। आपने देखा होगा, कभी आप अजमेर एग्जाम देने गए होंगे तो वहाँ पर सुबह सुबह अगर आपने देखा होगा तो पीतल की चरियाँ टांग करके लाते हैं दूधैया, वो होते हैं डम्ड पेल, है ना। नेक्स्ट है डम्ड पेल। डम्ड पेल के बाद अपन बात करते हैं ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब है जो पशु होता है अपना, उस पशु के बालों में या उसकी जो त्वचा पर ब्रश के सहायता से अपन उसको रगड़ते हैं, साफ़ करते हैं। ठीक है, पशु के बालों व त्वचा को ब्रश से साफ करना ही क्या कहलाता है, खुरहरा या ग्रूमिंग कहते हैं। इंग्लिश में ग्रूमिंग और हिंदी में खुरहरा कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है, ग्रूमिंग करने का जो उद्देश्य होता है ये होता है कि एक तो ग्रूमिंग करोगे, पशु के शरीर को रगड़ोगे ब्रश से तो उसका रक्त संचार बढ़ेगा। दूसरा, उस पर किसी भी प्रकार के अगर परजीवी जीवाणुओं का संक्रमण होगा तो वो हट जाएगा। और इससे अपन को स्वच्छ दूध उत्पादन होगा, क्योंकि दूध में किसी प्रकार का कोई भी कचरा जो शरीर पर लगा हुआ वो सब हट जाएगा, धूल डस्ट सब हट जाएगी, परजीवी भी हट जाएंगे, तो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन भी होता है। नेक्स्ट है उपयुक्त समय। ग्रूमिंग करने का जो उपयुक्त समय कब होता है, दूध निकालने से लगभग अपन 1 से 1.5 घंटे पूर्व अपन को क्या करना चाहिए, ग्रूमिंग करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है ग्रिट। ग्रिट किसे कहते हैं, ग्रिट है मुर्गियों की जो पाचन शक्ति है उसको अपन को ठीक बनाए रखना होता है। तो मुर्गियों की जो पाचन शक्ति है उसको ठीक बनाए रखने के लिए अपन क्या करते हैं,
पशु के जो मुर्गियां हैं, मुर्गी के जो पक्षी हैं, उनको छोटे छोटे संगमरमर के टुकड़े खिलाए जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, ग्रिट कहा जाता है। कैथेटर, कैथेटर क्या होता है? कैथेटर में पशु है, जब पेशाब नहीं उतरती है पशुओं को, तो पशुओं के पेशाब को बाहर निकालने का जो यंत्र है वो कैथेटर है। मिश्रित कर्षी, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मिश्रित कृषि और मिश्रित खेती क्या है। तो मिश्रित कृषि का तो मतलब तो हुआ कि पशुपालन के साथ साथ में कृषि, है ना, कृषि भी अपन कर रहे हैं, फसलों का उत्पादन भी कर रहे हैं, उनके साथ में अपन पशु भी पाल रहे हैं। तो यानी कि फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों एक साथ करते हैं, तो वो होता है मिश्रित कृषि। और मिश्रित खेती यानी कि एक साथ एक समय पर दो फसलें अपन एक ही खेत में उगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अपन मिश्रित खेती। खरहा, करहा का मतलब है करहा एक उबड़ खाबड़ जो भूमि होती है उसको समतल करने का यंत्र होता है करहा। पाटा, पाटा है जुताई के बाद में जो भूमि है उसको समतल बनाने और जो भूमि के जो ढेले हैं उनको तोड़ने के लिए अपन पाटा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नायला। नायला है वो बुआई का एक यंत्र होता है, जो जब अपन बेलों से बुआई करते थे तो उसके नायला का यूज किया जाता था। नेक्स्ट है रिज मेकर। रिज मेकर है वो मेड़ व क्यारियाँ बनाने का यंत्र है। कल्पा, कल्पा की अगर अपन बात करें तो खरपतवार निकालने का एक यंत्र है जो कि निराई गुड़ाई में काम आता है। नेक्स्ट है बुलक। बुलक किसे कहते हैं? बधियाकृत जो नर पशु होता है उसको अपन बुलक कहते हैं। और बुलक का जो उपयोग है वो अधिक मांस उत्पादन और कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो पशुपालन की जो शब्दावली है वो समझ में आई होगी। ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पशुओं का चयन सॉरी, पशुओं का चयन दूसरे टॉपिक में अपन पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और हमारा हौसला बढ़ाइएगा। इसी प्रकार से जब रॉयल के जो नोट्स हैं वो इनका विश्लेषण है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम जो है 11वीं 12वीं की जो बुक्स हैं उनका विश्लेषण करेंगे। उसके बाद हम रामपाल रुंडला सर है उसका उस बुक का भी अपन विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।